है कर लो, करना ही पड़ेगा तुमको अभी थोड़ी देर में। चलो हाँ, ये इधर का फैन चालू कर दो। लास्ट टाइम अपन ने कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट किए थे, सही है। और कैलकुलस में हम लोग ने पहला पार्ट डेरिवेटिव्स का हम लोग देख रहे थे, और उसमें मैंने सबसे पहले जो आपको कल जो बताया था कि व्हाट इज कांस्टेंट, फिर हमने देखा था व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज फंक्शन। हम लोगों ने ये तीन सवाल, हम लोग ने तीन टॉपिक्स देखे थे, है ना कल। कौन बताएगा व्हाट इज कांस्टेंट? पहले बताओ व्हाट इज कांस्टेंट। जिसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है, फिक्स रहता है, आप उसकी अलग अलग वैल्यूज उसमें डाल नहीं सकते, कोई एक वैल्यू ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। व्हाट इज वेरिएबल? अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं, विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल। अगर मैं कहता हूं y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर आप x में चेंजेस लाओगे तो y में चेंजेस आएंगे। अगर मैं कहता हूं x इज द फंक्शन ऑफ t, मतलब सही है। अब ऐसा है बेटा, देखो मैं आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लेकर डेरिवेटिव्स क्या है उसे समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। आपका मोशन किस टाइप का है? आपका मोशन किस टाइप का? तीन टाइप के मोशन होते हैं, है ना। एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है एक्सेलरेटेड, और एक होता है रिटार्डेड। एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है एक्सेलरेटेड, और एक होता है रिटार्डेड। यूनिफॉर्म मोशन म्हणजे काय? आप लगातार एक ही स्पीड से चल रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या? लगातार आपकी स्पीड बढ़ते जा रही है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, सॉरी रिटार्डेड मोशन क्या होगा? लगातार आपकी स्पीड कम होते जा रही है। तो आपका जिस भी प्रकार का मोशन होगा, जिस भी प्रकार का मोशन होगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा एक इक्वेशन होती है। हमेशा एक क्या होती है? इक्वेशन होती है। बोले कैसी इक्वेशन? जैसा मान लो x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 1 नाम की एक इक्वेशन। यहां x स्टैंड्स फॉर पोजीशन, x स्टैंड्स फॉर पोजीशन, t स्टैंड्स फॉर टाइम। बहुत स्लो जाऊंगा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि डेरिवेटिव आपके दिलो दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, तो मैं जानबूझ के मैं थोड़ा सा स्लो लूंगा लेक्चर अभी फिलहाल, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। तो x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 1, ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। ये बताने की कोशिश ये कर रहा है कि जैसे जैसे t की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे x की वैल्यू भी बदलते चले जाएगी। ठीक है, चलो हर एक एक सेकेंड में देखते हैं अपन कहाँ जा रहा है पार्टिकल। एट t इक्वल्स टू 0, पहले वाली पोजीशन क्या आ रही है इसकी? क्या आएगी? 1 मीटर। अच्छा, अब एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो आपकी कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। ठीक है। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड कितना हो जाएगा? 5 मीटर। एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स कितना आ जाएगा बेटा? 7 मीटर। एक आखिरी, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स क्या आएगी बेटा? है ना, x आपकी पोजीशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9 मीटर्स, है ना। तो हम लोग ने क्या देखा बेटा? यहां पे अलग अलग टाइमिंग में इसकी पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है, मगर क्या क्या पोजीशन हमने वो देख लिया। 1 सेकंड में पहले आप यहां से यहां आए, 1 सेकंड में 1 मीटर से कहां है? 3 मीटर, फिर 3 मीटर से 5 मीटर, फिर 7, फिर
9 मीटर, है ना। अगर आपने नोटिस किया होगा हर 1 सेकंड में आप 2-2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, है ना, है ना। 1 से कहाँ गए 3 पर, 3 से कहाँ गए 5 पर, 5 से कहाँ गए 7 पर, 7 से कहाँ गए 9 पर, फर्क कितने का आ रहा, 2-2 मीटर का। तो ये मोशन किस टाइप का है, यूनिफॉर्म है ना। ये मोशन है किस टाइप का, यूनिफॉर्म मोशन है। तो भैया इक्वेशन को देखकर ही पता चल जाता कि वो किस टाइप का मोशन है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन है। एक और एग्जांपल, x इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको मैं स्क्वायर कर डालता हूं, 2t स्क्वायर प्लस 1 एट t इक्वल्स टू 0, है ना। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर। एट t इक्वल्स टू 1, x2 कितना आ जाएगा अगेन, अभी भी 3 मीटर। एट t इक्वल्स टू 2 कितना आएगा, 9 मीटर्स। एट t इक्वल्स टू 3 कितना आ जाएगा बेटा, 39, 9 2 9 18 प्लस 19 मीटर्स। और एक आखिरी t इक्वल्स टू 4, तो बेटा 33 मीटर्स। अच्छा, पहले आप कहां से कहां गए, 1 मीटर से लेके कहां गए, 3 मीटर, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किए। फिर 3 मीटर से 9 मीटर गए, 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किए। फिर 9 से 19 गए, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया आपने। फिर 19 से 33 गए, मतलब कितना, 14 मीटर का डिस्टेंस कवर किया आपने। अब आप बताओ हर 1 सेकंड में आपने क्या नोटिस किया, क्या देखे आपने, स्पीड क्या हो रही, बढ़ते जा रही, क्योंकि भाई पहले 1 सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 2 मीटर। अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में 14 मीटर्स। इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये इक्वेशन बता रही है कि यहाँ मोशन एक्सेलरेटेड है। आया ना समझ में। ऐसे ही अगर हायर पावर टर्म अगर निगेटिव आ जाए, हायर पावर टर्म अगर निगेटिव आ जाए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये मोशन जो है ये रिटार्डेड मोशन है। कहने का मतलब ये है, मैं ये जो बताने की कोशिश कर रहा था, मोशन किस तरह से हो रहा है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है, रिटार्डेड है, हर चीज़ को बताने के लिए एक क्या होती है, इक्वेशन हो रही है कि हाँ ये देखो स्पीड जो है ना, ये पोजीशन ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, पोजीशन ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है। अच्छा ठीक है भाई, मान लिए। अब आगे क्या, अब आगे वो हम लोग लास्ट टाइम वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चलो मान लो ए से अगर आप बी तक जा रहे हैं, यहाँ की पोजीशन x1 है, यहाँ की पोजीशन x2 है। जब यहाँ थे तो टाइम t1 हो रहा था, जब यहाँ टाइम थे तो टाइम t2 हो रहा था। बी ऑन टाइम, दरवाजा ठीक से बंद करो, लगा दो उसको। तो यहाँ की पोजीशन x1, यहाँ की पोजीशन x2, यहाँ का टाइम t1, यहाँ का टाइम t2। ओके चलो ठीक है, मान लिया। फिर मैं बोलूंगा भैया एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, आप कहेंगे सर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना। कल बताया था ये सारी चीजें मैंने कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, जिसको आप ऐसा लिखते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा t का मतलब क्या होता है, टाइम। ये जो आप वेलोसिटी निकाला करते थे, ये असल में एवरेज वैल्यू निकालते थे। आप क्या निकालते थे, एवरेज वैल्यू, एक बड़े टाइम गैप के लिए, है ना, एक बड़े टाइम गैप के लिए निकालते थे। आप लोग बेटा प्लीज टाइम पे आया करो, नहीं तो बाहर ही खड़ा रहा करो। ट्रांसफर पीछे। तो हम लोग जो ये वेलोसिटीज कैलकुलेट करते थे, एक बड़े टाइम गैप के लिए कैलकुलेट किया करते थे। आई बस में, है ना, कि हाँ ठीक है भाई, कभी टाइम गैप 1 घंटे का, कभी आधे घंटे का, 5 सेकंड का भी हो सकता है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर याद होगा मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूं ए से बी पे। हमने कल ए से बी नहीं बोले थे, हमने क्या बोले थे, अकोला से बालापुर जा रहे थे। पर नहीं, बालापुर से, अरे ठीक जानते, अकोला से बालापुर चलते हैं आज,
आज अपन अकोला से बालापुर जा रहे हैं, है ना। कल की ही बात है, मैंने कहा था कि भाई मैं तो गाड़ी 100-120 की स्पीड से चलाता हूं, है ना। उससे कम मेरा गाड़ी के 100 के नीचे मेरा कांटा उतरता नहीं है गाड़ी का, ऐसा मैं फेंक रहा था, है ना। अब मेरी पोल खोलने के लिए सोचा, अनस बोले मैं जाके सर की जासूसी करता, है कि। अनस आया गाड़ी लेके बाजू से, एग्जैक्ट जब मैं व्याला पे था, या फिर मान लो एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर टाइम हो रहा होगा, इतने इतने सेकंड हो रहे होंगे, और वो झांक के देखता है कि मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है ना। एकदम से यूं झांक के देखा गाड़ी की स्पीड क्या है कि? अब वो उस वक्त जो पर्टिकुलर सेकंड पे वो मेरा गाड़ी का स्पीड देख रहा था, वो जो स्पीडोमीटर है मेरी गाड़ी का, वो जो स्पीड बता रहा था, वो उस वक्त की स्पीड बता रहा था। और उस वक्त की स्पीड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो, हमको स्पीड का मालूम है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, या वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बोले तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। जब ये मेरी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा था, तो क्या मेरी गाड़ी अपनी जगह पर रुक गई थी? क्या गाड़ी मोशन में थी? गाड़ी मोशन में थी, है ना। मगर प्रॉब्लम क्या था? जो जितनी देर के लिए उसने ऑब्जर्व किया, वो टाइम बहुत ज़्यादा छोटा था। जितनी देर के लिए उसने ऑब्जर्व किया, उसमें वो टाइम कैसा था? बहुत ज़्यादा छोटा था। तो वो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा? बहुत ज़्यादा छोटा ही होगा। इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। फॉर्मूला यही है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही है। मगर मैंने क्या लिखा है देखो, इसके साथ अजीबोगरीब कुछ आड़े टेढ़े चीजें दिखने वाली आपको नजर आए, है ना। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी नाम के, तो उसमें ये टर्म इस्तेमाल होता है। अच्छी बात ये है, तुमको इसको सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ना, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। LIM का मतलब है लिमिट। वो क्या होता है? लिमिट। किसकी लिमिट? डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टाइम। तो बोले लिमिट ऑफ डेल्टा टी, यानी लिमिट ऑफ टाइम। एरो दिया हुआ है ना, एरो का मतलब होता है टेंड्स टू 0। अब लिमिट ऑफ टाइम टेंड्स टू 0, टेंड्स मतलब 0 के करीब जाना, 0 होने की कोशिश करना। अगर कोई चीज 0 होने की कोशिश कर रहा है मगर 0 नहीं बन पाता है, 0 होने की कोशिश कर रहा है, वो 0 नहीं बन पाता है, तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? बोले बहुत ज्यादा छोटी होगी। वो तो एनीथिंग विच इज टेंड्स टू 0 विच विल हैव वेरी स्मॉल वैल्यू। बात समझ रहे कि बेटा आप? इसका मीनिंग क्या है? ये बताना ये चाहता है कि टाइम का लिमिट 0 के करीब है। अब टाइम का लिमिट 0 के करीब है बताने का मतलब क्या है? कि टाइम जो है बहुत ज्यादा कम है। बात समझे? टाइम जो है बहुत ज्यादा कम है। और अब आपको ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। अब आपको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। अब डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करते थे? सर x2 माइनस x1, है ना। जैसे अगर मान लो कि ये इक्वेशन है और मैं बोल रहा हूं कि आप पहले कितने सेकंड था ये? हाँ, पहले 4 सेकंड में कितना एवरेज वेलोसिटी है, तो मैं क्या करूंगा सर? t की वैल्यू 0 डालूंगा, उससे x1 निकलेगी। फिर t की वैल्यू 4 डालूंगा, उससे x2 निकलेगा। फिर इस जगह x2 माइनस x1, 4 माइनस 0, है ना। इस तरह से डाल के उसको मैं सॉल्व करूंगा, इससे मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। मगर मैंने आपसे पूछा भैया मुझे चौथा ये शुरू से लेकर आखिर तक कितनी वेलोसिटी थी? नहीं चाहिए। शुरू से लेकर आखिर तक कितनी वेलोसिटी थी? नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जब तुम्हारी गाड़ी चल रही थी और टाइम हो रहा था 2 सेकंड, टाइम हो रहा था 2 सेकंड, रख दो दरी, टाइम हो रहा था 2 सेकंड यहां पर, हाँ, टाइम हो रहा था 2 सेकंड, तो उस वक्त मेरी गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी? बात समझ रहे क्या? उस वक्त मेरी गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी? यानी आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था क्या? जी हाँ, हो रहा था। टाइम चेंज हो रहा था क्या? हाँ, हो रहा था। मगर सब बदलाव कैसे थे? छोटे छोटे थे। तो अब उसको मैं फिर ऐसा लिखूंगा, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। बोले डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन x, चेंज इन x या चेंज इन
पोजीशन, डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टाइम, है ना। फिर बोले dx का मतलब क्या होता है, वो भी चेंज इन पोजीशन होता है। dt का मतलब क्या होता है, वो भी चेंज इन टाइम होता है। तो फिर सर डेल्टा क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मामूली से उससे हटकर है। डेल्टा x का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, डेल्टा t का मतलब होता है चेंज इन टाइम, dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन पोजीशन और dt का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन टाइम। समझ में आया क्या, स्मॉल चेंज इन पोजीशन एंड स्मॉल चेंज इन टाइम, ये बात समझ में आई क्या, समझ में आया क्या पक्का। तो स्मॉल चेंज इन पोजीशन अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। अब हमें यह पता चला, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मुझे dx अपॉन dt लगेगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t नहीं, क्या लगेगा, dx अपॉन dt। फिर अगला सवाल आया, सर वो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां बेटा x की इक्वेशन दी रहेगी 100% एज अ फंक्शन ऑफ t। यहां क्या रहेगी बेटा, x की इक्वेशन दी रहेगी एज अ t, जैसे यहां दिया हुआ है, दिख रहा ना यहां पर दिया हुआ, ये है x एज अ फंक्शन ऑफ t। आपको उस x के जगह वो फंक्शन डालना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब ऐसा लिखा जाएगा d बाई डी टी, उस x के जगह ये इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन कोई भी लिख सकते हैं, f ऑफ t का मतलब है ये इक्वेशन, इन जनरल अपन बोलते हैं इसको फंक्शन ऑफ t। तो बोले कोई ना कोई इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जैसे कि अगर वो इक्वेशन लिखना है मुझे तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं d बाई डी टी ट्वाइस टी प्लस 1। बात समझ रहे क्या, स्टेप बाय स्टेप समझो। क्या हुआ, हमने देखे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। मैंने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, तो क्या लगेगा, dx अपॉन dt, क्या लगेगा, dx अपॉन dt। आई बात समझे आपको, अच्छा ठीक है, dx अपॉन dt लगेगा। फिर बोले आगे कैसे सॉल्व करना है, ये वाले को तो हमको मालूम था कि वैल्यू निकाल के डायरेक्ट माइनस करते थे, x1 की वैल्यू निकालो, x2 की वैल्यू निकालो, डायरेक्ट माइनस करो। तो बोले यहां पर भी ऐसा कुछ करना है क्या, नहीं, यहां एक मेथड का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखो कि x जो होगा पक्के में फंक्शन ऑफ t होगा, x जो होगा पक्के में फंक्शन ऑफ t होगा, नहीं रहा तो क्या, नहीं रहा तो क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि x जो है एज अ फंक्शन ऑफ t रहेगा। तो हमने देखा अच्छा x एज अ फंक्शन ऑफ t रहेगा, तो उस फंक्शन को यानी उस इक्वेशन को डाल दो। अब डालने के बाद अगर एक टर्म है, जैसे यहां दो टर्म्स है ना, यहां दो टर्म्स है, एडिशन और एडिशन करने वाले, ये सर ये दो टर्म है क्या, नहीं, जिनको ऐड और जिनको सब्ट्रैक्ट करते हैं उनको एक एक टर्म बोलते हैं। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो ये एक टर्म ये एक टर्म। अगर एक से ज्यादा टर्म है तो उसे सेपरेट कर डालो, अगर एक से ज्यादा टर्म है तो उसे सेपरेट कर डालो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं ना अपन, है ना। अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे डिपेंड करता है सब कुछ आपके फॉर्मूलों पे। अब इसके आगे का खेल सब कुछ फॉर्मूले का है ना। आई क्या बात समझ में। एक और एग्जांपल, अगर आपसे कहूंगा मैं कि भैया फोर्स क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। आगे जाके लॉज ऑफ मोशन जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो होता है फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ में, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये आपको पता चलेगा। ओके, अगर मैं कहूंगा एवरेज फोर्स क्या है जरा बताइए, तो आप क्या करोगे, P1 की वैल्यू निकालोगे, है ना। मान लो आपको P की इक्वेशन दी गई है एज अ फंक्शन ऑफ T, P एज अ फंक्शन ऑफ T दिया हुआ है, इक्वेशन दी गई है, या कभी कभार डायरेक्ट नंबर दे देता है, नंबर दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो क्या, इक्वेशन दी रहेगी। और आपसे पूछा है कि एवरेज फोर्स क्या होगा। मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले उस इक्वेशन में T1 की वैल्यू डालूंगा और उससे क्या मिलेगा मुझे, P1। जैसे यहां पर टाइम की वैल्यू डाल के आप पोजीशंस निकाल रहे थे ना, वैसे ही उस इक्वेशन में T1 की वैल्यू डालूंगा और उससे क्या मिलेगा, P1। फिर बाद में T2 की वैल्यू डालूंगा, उससे क्या मिलेगा, P2। फिर यहां पर वैल्यू डाल के सॉल्व कर लूंगा और आपको आपका एवरेज फोर्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, एवरेज फोर्स। मगर मैंने कहा सर मुझे एवरेज फोर्स नहीं चाहिए, मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए, मुझे बताओ उस वक्त का फोर्स क्या रहेगा, इस वक्त का फोर्स क्या रहेगा।
तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? आप कहेंगे सर उसके लिए फिर तो डेल्टा नहीं चलेगा, सॉरी, है ना, उसके लिए तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dp अपॉन dt। आई क्या बात समझ में? उसके लिए आपको लेना पड़ेगा dp अपॉन dt। अच्छा, यहां पर p क्या रहेगा? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर आपको जो भी इक्वेशन रहेगी उसको फिर क्या करना पड़ेगा बेटा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? अब सवाल ये उठता है कि वो डेरिवेटिव लेते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या क्या बनता है ना? अब हम वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। कहां तक लिखे थे लास्ट टाइम? अमजद रख दो यहां पर, व्हाट इज फंक्शन ना, ठीक है। एक काम करो, उसकी जो थ्योरी है, मैं जो नोट्स दूंगा कैलकुलस की, तो उसमें उसकी थ्योरी आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूले लिखाता हूँ और कुछ उसके एग्जांपल्स लेके सॉल्व करने लगाता हूँ। थ्योरी उसमें से पढ़ लेना नोट्स में से, उसमें काम हो जाएगा आपका। पानी दो पहले, ये रफ नोट कर लो। एक काम करो, थोड़ा सा ये एज इट इज जो नजर आ रहा वो रफ नोट कर लो। ठीक है ना? पीछे नजर नहीं आ रहा क्या? ठीक है, टाइम है बेटा, अभी काफ़ी लोग हैं जिनको कोई भी नोट्स अभी मिले नहीं है, तो सबको एक साथ मिलेगी। अभी प्रिंट होना बाकी है इसको। चलिए फटाफट, बाद में गाल वाल बाद में खींचो। चलो बी फास्ट। कौन सा? उधर का बोर्ड शाइन हो रहा? ऐसे तो मेरे को लग रहा पूरा लाइट वाइट बंद करना पड़ता पूरे कमरे की। नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये लाइट बंद हो गया, क्योंकि उधर पीछे से नजर शाइन कर रहा। रहने दो, ये वाला नहीं होता उससे फर्क। चलो लिखो तुम लोग। कैलकुलेट हो गया। फंक्शन में फंक्शन, रतालू का फंक्शन। नींदारी कैसे? कितना अच्छा लग रहा है। सर सो जाएंगे बच्चे नन्नू। पहले नहीं, मैं नहीं सोता हूँ, मैं बहुत सो गया। सर सब बंद कर दो, मोबाइल का फ्लैश ऑन कर दो बस। सर सब बंद कर दो, इसका फ्लैश ऑन कर दो। चलिए बी फास्ट। आई थिंक ये पहला इधर का तो पोर्शन हो ही गया होगा। डेरिवेशन या डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले।
फॉर्मूला सिंगल सिंगुलर को फॉर्मूला 15-20 में खास नहीं, बहुत ईजी है। डाउट का क्या पहले कंसेप्ट समझ में नहीं आता है ना, कि कहाँ यूज़ करना है। एक और आता है इंटीग्रेशन नाम का, तो वो दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता बच्चों में। इसमें डिवाइड हुआ ना, उसमें मल्टीप्लाई होता। हाँ, डिवाइड बाई डी एक्स किया ना अपन ने, वैसा ऐसा रहता हो। रेडी? इंटीग्रेट से बना है इंटीग्रेशन, जमा हो, बड़ा करो। डेरिवेटिव मतलब छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पार्ट्स। कन्फ्यूजन का मसला क्या देख भाई, सबसे बड़ा इशू क्या कन्फ्यूजन को लेकर, 99% बच्चे जो बोलूँगा मैं प्रैक्टिस नहीं करते। पहला, क्योंकि ये चीज़ें जो दरवाजे खुलते हैं ना दिमाग के, ये प्रैक्टिस के साथ खुलते हैं। तुम एक प्रॉब्लम देखते हो, इस पर डिपेंडेंट, तुम उस क्वेश्चन को पढ़ते हो, समझते हो, फिर अप्लाई करते हो। कई बार तुम्हारा गलत आता है, पहली बार आप देख कर सॉल्व करते हो, दूसरी बार फिर बिना देखे ट्राई करते हो, तीसरी चौथी बार और आप बिना देखे ट्राई करते हो। आप बहुत बार सॉल्व करके देखते हो, आपका अप्लीकेशन जो है गलत आता है। फिर धीरे धीरे आप चीज़ें सीखते हो कि हाँ मेरे से ये गलती हुई थी, मैंने ये गलत समझा था, ये ऐसा था नहीं, ये ऐसा था। जब ये बार बार इंसान करता है तो उसमें परफेक्शन आने लग जाता है। फिर एक लेवल ऐसा आता है कि भैया हाँ बोलते हो क्या है, मैं बताता क्या है, ऐसा ऐसा है ना। तो वो ज़्यादातर बच्चे उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाते, वो पहले के पहले हार मान जाते। अब जेई वालों में कैसे रहता, उनके पास ऑप्शन नहीं आता, वही है उनकी दुनिया, मैथ्स एंड फिजिक्स है ना। जेई वालों को केमिस्ट्री जान पे आता, क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स रिलेटेड हो जाते। अब जैसे लास्ट टाइम एक बैच ले रहा था मैं जेई, उसमें जेई और नीट के बच्चे मिक्स बैठे थे एक पर्टिकुलर बैच में मैं। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व दिया कोड करके कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा लेवल का प्रॉब्लम था, डेरिवेटिव से ही जुड़ा हुआ था। उसमें एक बच्चा न्यूली ज्वाइंट हुआ था, उसका मैथमेटिक्स था और मैथ्स में अच्छा था थोड़ा वो, और बाकी जो बच्चे पुराने हैं फिज़िक्स में नीट वाले थे। तो जब मैंने वो प्रॉब्लम सामने लिख कर दिया तो काफ़ी बच्चे, उसमें से एक दो जो टॉपर बच्चे थे, वो जिनको आदत थी ऐसे सॉल्व करनी, उन्होंने कर डाले, मगर उनसे बहुत पहले उसने बच्चे ने सॉल्व कर डाला। तो मैंने पूछा, मैं समझ गया कि उसने मैथ्स के बेसिस पे किया करके। तो उसने हंसते बोला सर वो मेरे को कंसेप्ट तो मालूम नहीं, बोले मैथ्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर डाला, बोले मैंने, है ना। तो वैसे ही रहता है वो, कि कई सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं कि आप जैसा मैथ्स का जेई वाले के बच्चे का ऐसा रहता है कि वो सेम हो जाता है ना मैथ्स एंड फिजिक्स, तो सॉल्व कर लेते अच्छे से। उनको केमिस्ट्री बहुत जान पे आता, मगर तुम मत करना, तो मतलब कोई मत करना, नीट वाला कोई मत करना ऐसा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट का उसमें तुम्हारा लोड आ जाएगा। फिर हैंडल कर सकते हैं क्या तो करो, अभी थोड़ी देर में तुमको पता चलेगा 3 सब्जेक्ट का लोड भारी है, कहाँ 4 को लेके बैठे तुम, है ना। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो दैट्स डिफरेंट थिंग। आप वेल प्लान्ड चलते हो, सिस्टमैटिक चलते हो, दैट्स डिफरेंट थिंग। आप जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, है ना। मगर आप नहीं है इतना, आप एज एन एवरेज स्टूडेंट है तो कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई एडवेंचर्स करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप 3 सब्जेक्ट का ग्रुप पकड़ो और उसी के साथ ईमानदारी से मेहनत करो। ऐसा ये नहीं है कि आप मैथ्स नहीं रहा तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते, बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप बिना मैथ्स के भी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन, कितना डेडिकेशन है। चलो हो गया। तो हम डेरिवेशन के फॉर्मूले देख रहे थे। मान लो इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन ऑफ x है, तो क्या, पहला फॉर्मूला देखो बेटा, y अगर मान लो कांस्टेंट है, y क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कोई भी नंबर कुछ भी हो सकता, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। बोले ऐसे क्यों 0? अरे भाई कोई कांस्टेंट चीज में बदलाव आती क्या? मान ले मेरा वजन अभी 90 किलो है, मानना क्या है? अब ऐसा है कि मैं भैया सोचा कि अब मेरे को 10 से 12 किलो का वजन कम करना है,
है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, फुल डाइटिंग शैटिंग चालू कर दिया, है कि नहीं। मैं रोटी सब्जी चावल जो ऐसा बोलते हैं डाइटिंग वाले कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब बंद कर दिया। सिर्फ सलाद खा के जिंदा रह रहा, है ना। सलाद खा रहा जिंदा रह रहा, सलाद खा रहा जिंदा रह रहा, ऐसे इमेजिन कर लो, है ना। हालांकि मेरा साइड से बाहर का सब कुछ चालू है, चुपके से चीट मिल जो बोलते हो, मगर बस मैं समझ लो ऐसा कि भाई मेरा ऐसा प्रोसेस चालू है, सलाद खा रहा जिंदा रह रहा, है ना। अब मैं देखता हूं चेंज इन माय वेट विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डाइटिंग। डाइटिंग को कैपिटल डी कर डालते हैं, है ना। जैसा वेट क्या है मेरा, कांस्टेंट है ना। मैंने एक महीने पहले गिना 90 किलो, एक महीने बाद गिना 90 किलो, 3 से 4 महीने बाद भी गिन लिया तो 90 किलो, तो वेट इज कांस्टेंट। तो चेंज इन माय वेट विथ रिस्पेक्ट टू डाइटिंग या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ काउंट कर रहा हूं ना मैं अभी, टाइम बोला ना मैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, कांस्टेंट नहीं, चेंज तो कितना, चेंज बदलाव कितना है, 0 है ना, बदलाव कुछ भी नहीं है, बदलाव क्या है, 0 है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चेंज इन योर IQ लेवल, है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ज्वाइन करते हो, आप क्लास में, आपको 2 × 3 क्या होता पता नहीं, है ना। इतना तो नहीं सर, हाँ मालूम है, इसमें तो तुमको थोड़ा सा आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा ये बोल दूँ 31.32 × 10 का पावर, या फिर इसको मैं अगर मान लो 0.3132 लिखने जा रहा हूँ, तो 10 का पावर मुझे क्या देना चाहिए, +2 देना चाहिए या -2 देना चाहिए। यहाँ अटक जाओगे काफ़ी लोग अटक जाएंगे, +2 की -2 कर दिए गड़बड़, कर दिए गड़बड़। याद है कुछ बताया था प्रीवियस पोजीशन का, प्रीवियस पोजीशन राइट साइड पॉजिटिव, तो 10 का पावर +2 आएगा भैया, है ना। करे ना गड़बड़, तुम नहीं थे ना जो थे, उनको तो बताया था मैंने, खैर बाद में और बता देंगे। जो हम बात कर रहे थे कि भैया आपका IQ लेवल कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा हो, है ना। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था ये, तो तुमको जमा नहीं था। 1 महीने बाद मैंने अभी पूछा, तब भी नहीं जमा। IQ लेवल में कितने की बढ़ोतरी हुई, IQ इज कांस्टेंट, तो चेंज इन IQ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0। तो कांस्टेंट चीज में कोई बदलाव नहीं आता, इसीलिए उसका डेरिवेटिव 0 आता, है ना। कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, 0। इसी तरह से अगर मान लो y के साथ सिर्फ और सिर्फ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और जस्ट इक्वेशन में सिर्फ x, इकलौता x है, तो अब क्या, तो dy/dx को आप 1 लिखेंगे, dy/dx को आप क्या लिखेंगे, 1। अब इसके आगे ये कैसे आता है, ये मैथमेटिक्स के टीचर से पूछना, है ना। सुबह सुबह अल्तमश सर आ रहे, जेई का पढ़ाते हो, उनसे मस्त ये चीज़ें पूछना, ऐसा ही क्यों, x का डेरिवेटिव 1 ही क्यों, x² का डेरिवेटिव 2x6 ही क्यों। नहीं मैं नहीं बता रहा अभी, मेरे को जान पे आ रहा फैक्ट ये है कि मुझे जान पे नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं मालूम ठीक है। तो भैया तीसरा जो कहा जाएगा y = a × x, x के साथ यहां क्या है बेटा, a क्या है, कोई नंबर होगा, कोई कांस्टेंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अब आगे क्या, कांस्टेंट लोगों के साथ हमेशा भेदभाव किया गया, उनको किसी भी चीज में रखा नहीं गया साथ में, तो डेरिवेटिव में भी साथ में नहीं रखा। डेरिवेटिव ने बोला तू हट वहां से, मेरे को तू नहीं होना, मुझे x होना, तो वो x के पास चला गया, है ना। y की वैल्यू डाला मैंने, और उसने क्या किया, थोड़ा चलो स्टेप वाइज बता देता हूं, थोड़ा आप डिस्टर्ब ना हो जाए। dy/dx ऑफ a × x, है ना। अब डेरिवेटिव वाला क्या बोलता कि मुझे क्या होना, सिर्फ वेरिएबल, मुझे कौन नहीं होना, कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या करूंगा, साइड में सरका दूंगा, कच्चा नींबू। तो मैंने क्या किया, a को साइड में सरकाया, बच गया इकलौता x। ये साफ समझ में आ रहा भाई, ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा, सीमा जा रहा ना, ये तो कटने के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना।
तो इसीलिए वहां पर 1 आता था। यस, इसको याद रखना है, कंसेप्ट पे नहीं जाना। कैसा है कंसेप्ट पे नहीं जाना, याद रखना। y इक्वल्स टू क्या है, x। y का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और ये देखो सेम हो गया ऊपर नीचे वाला, तो कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1। अब y इक्वल्स टू a इंटू एक्स। ए म्हणजे का है, कोई नंबर, कोई कांस्टेंट, कुछ भी। आप डेरिवेटिव लगाओ उसका। आप क्या ले रहे हो उसका डेरिवेटिव, आप डायरेक्ट बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोल रहे हैं आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, फिर ये आपने लिखा ऐसा, a को साइड में किया, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और फिर डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, और क्या बच गया फिर a इंटू 1 अपॉन a। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखो, ये वाले तीसरे रूल पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखो। मतलब कैसा, फिर प्रोडक्ट रूल लग जाता। बहुत बात की चीज़ है वो भी, मतलब 2 से 3 दिन आप पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में। अब देखो आगे, इसी पर बेस्ड एग्जांपल्स देखो आप। एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल्स टू थ्राइस x। y इक्वल्स टू थ्राइस x। ओके, अब मुझे क्या करना है, दिख रहा है यहाँ पर y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं लूंगा y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y की वैल्यू डाला मैंने, थ्राइस x। 3 क्या है बेटा, कांस्टेंट, उसे निकालो बाहर, तो बचा क्या, dx बाई डी एक्स, कट के क्या हो जाएगा बस 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 3। आई बात समझ में। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लो, y इक्वल्स टू थ्राइस x, या 3 तो हो गया, एक काम करते हैं 5x प्लस 2 ले लेता। अब यहां कितने टर्म्स है बेटा, 2 टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, और मुझे लेना है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 2। मैंने क्या किया, बस ये y की वैल्यू यहां पर डाला। अब यहां 2 टर्म्स है, डेरिवेटिव दोनों में बटेगा, बराबर बराबर बटेगा। ये 5x में भी बटा और 2 के साथ भी बढ़ गया। ये समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। ये y इक्वेशन ऐसी थी, 5x प्लस 2। y को डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x। किसी चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना मतलब उस चीज को बदलो इसके मुताबिक। तो y को डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने क्या किया, फिर इसको d बाई डी एक्स लगाया। अब यहां मैंने देखा कितने टर्म है, 2 टर्म है, दोनों को बांट दिया। अब मैं ये देखता हूं 5x है ना, तो 5 ये बाहर निकलेगा, अकेले dx बाई डी एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2। dx बाई डी एक्स यानी x का ये जो भी है, dx बाई डी एक्स कितना होता है 1, और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। बोले ये कहां से टपका, तो बोले ये यहां से टपका। रूल नंबर 1, किसी भी कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, रूल नंबर 1। तो भैया अब क्या बच गया, सिर्फ अकेला 5 बच गया। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल, y, अब y ले रहे हमेशा अपन x ले लेते इस बार। x इज इक्वल्स टू 3t नहीं, x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 4 मान लो, और आपसे कहा मैंने कि भैया मुझे dx अपॉन dt कितना है पता लगाओ। अब यहां x किसका फंक्शन है, x किसका फंक्शन है, x किसके हिसाब से बदलेगा, t के हिसाब से, है ना। t बदलोगे तो x बदलेगा, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे x को विथ रिस्पेक्ट टू t। समझे क्या, डिफरेंशिएट करो मतलब बदलो, किसको, x को विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी t के मुताबिक। फिर क्या करेंगे आप, x की इक्वेशन उठा के डाल दो, ट्वाइस t प्लस 4। अब मुझे बताओ यहां कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 2 है, तो दोनों को बांट दो। तो ठीक है, d बाई डी टी
ट्वाइस टी प्लस डी बाई डी टी 4। अब थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a है ना, विद रिस्पेक्ट टू x लेते तो 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 ये 2। बोले सर ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। एक आखिरी वाला v इज इक्वल्स टू x अपॉन 4, v इज इक्वल्स टू x अपॉन 4। अब बोले इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? नहीं 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 ना, अरे भैया यहां ये रूल लगाओ ना, मल्टीप्लिकेशन वाले, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकलता मल्टीप्लिकेशन में ना। v इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4, मुझे डिफरेंशिएट करना है v को विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई dx क्या आएगा? हाँ 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 हाँ, किसने बोला अभी? 1/4। अरे वेरी सिंपल रे यार, ये x अपॉन 4 को आप ऐसा लिख सकते हो 1/4 मल्टीप्लाई बाय x। अरे भैया ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे सब मुझे बताओ, x अपॉन 4 को 1/x, सॉरी x अपॉन 4 को 1/4 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकता कि नहीं? लिख सकता ना, कोई शक नहीं ना, ठीक है। फिर आगे देखो, therefore dv by dx is equals to 1/4 निकलेगा बाहर, dx अपॉन dx क्या बचेगा, सिर्फ 1/4। क्या बच जाएगा यहाँ पर, सिर्फ 1/4। आया समझ में आपको? अब आखिरी बोल ही रहे हैं तो एक और आखिरी अब y इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ x। अब बताओ dy बाई dx क्या आएगा इसका? 3/2 है ना, d बाई डी एक्स ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ x। 3/2 को निकालो बाहर, dx अपॉन dx क्या बचा 3/2। आया हुआ समझ में आपको? आया ये फॉर्मूला समझ में, एग्जाम्पल समझ में आया? तो पहला स्टेप डेरिवेटिव में क्या याद रखने का, डेरिवेटिव चीज यूज होती है आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए। डेरिवेटिव का इस्तेमाल कहाँ होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए। पहली बात है ना, हम लोग वहाँ पर कैलकुलेशन के लिए क्या ध्यान रखते हैं, क्या फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं कि अगर मान लो y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। और आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। अगर अकेला कांस्टेंट रहा तो डेरिवेटिव 0, अकेला जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब इस तरह से a इंटू एक्स है और आप उसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो सिर्फ क्या होगा a रहेगा। जैसे हमने देखा 3x का डेरिवेटिव 3, 5x प्लस 2 का 5, 2t प्लस 4 का 2, x अपॉन 4 का 1/4, 3/2 टाइम्स ऑफ x का 3/2। आया समझ में आपको? समझा? ठीक है, चलो लिख लो फिर। टाइम क्या हो रहा? 11 बज गए।